दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको पूरा ज़रूर से देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों का स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों हमारा जो आज का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका दिशा पब्लिकेशन में से होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जब बात आई है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी चुंबकीय पदार्थ पर कोई भी बल लगता हो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और चुंबक पर लगने वाले इस प्रभाव को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से मापा जाता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गई। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो हमेशा चुंबक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना। और इसकी जो इकाई की अगर बात की जाए तो इसकी इकाई होती है एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है। क्या होती है? एम्पियर प्रति मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा देश भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी कुछ समय पहले टेलीग्राम पर भी डाला था, तो काफ़ी लोगों ने जो है इसका सही आंसर दिया था, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग जो है चाइना भी इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो देश भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है वो है श्रीलंका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड जो होता है वो विशिष्ट खिलाड़ियों या फिर उत्तम खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन अवार्ड, जो कि विशिष्ट खिलाड़ियों को उनके खेलों में अच्छे प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है वो कब हुई थी, ठीक है। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना जो है वो आपके 1978 यानी कि 1978 में हुई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और साथ ही जो है आप लोगों से इनके महानिदेशक भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 2 नए कोर्सेज़ को शुरू किया जा रहा है जिनका नाम है टारगेट एनडीए और लक्ष्य एयरफोर्स नेवी। तो भाई अगर आप लोग इंडियन नेवी, एसएसआर, AA, MR और या फिर एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम या फिर टारगेट एनडीए के थ्रू एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग भाई इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फैकल्टी को जो है आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। और जल्दी ही जो है इन कोर्सेज़ की प्राइस भी हाइक होने वाली है, तो आप लोग जो है समय रहते भाई इसके लिए इनरोल कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उसके बाद में आप लोगों को सिंपली उसमें रजिस्टर कर लेना है और जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे आप लोगों से चूज़ कोर्स का ऑप्शन पूछा जाएगा। तो कोर्स में दोस्तों आप लोगों को सिलेक्ट करना है एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी, ठीक है। जैसे ही आप लोग सिलेक्ट कर लोगे आप लोगों से गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करना है और आगे की प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो आगे जो है आप लोगों से एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। तो रेफरल कोड में दोस्तों आप लोगों को डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर देना है, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो,
ठीक है, सारी लिंक्स जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, तो भाई 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में आ चुका है, नेवी एमआर एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है IMF के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज़? IMF। तो IMF का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है ये आपका वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, वाशिंगटन DC। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको इंग्लिश से दिया गया है और आपको यहाँ पर एक सिनोनियम बताना है। ठीक है, चलिए सिनोनियम बताना है आपको एप्रिशिएट वर्ड का। तो एप्रिशिएट वर्ड के लिए सिनोनियम क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन दिए गए हैं यील्ड, ब्रीफ, रिस्पेक्ट या फिर एडवाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एप्रिशिएट यानी होता क्या है। ठीक है, तो देखिए भाई, एप्रिशिएट का एक तरीके से होता है तारीफ़ करना या फिर किसी को सराहना। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है अप्रिशिएट का। ठीक है, तो उसी प्रकार रिस्पेक्ट जो वर्ड होता है इसका भी मीनिंग होता है किसी की प्रशंसा करना या फिर किसी की तारीफ़ करना। ठीक है, तो अप्रिशिएट के लिए सिनोनियम हो जाएगा रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरे वर्ड की भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है यील्ड। ठीक है, तो ये जो यील्ड वर्ड है इसका मीनिंग होता है समर्पण। ठीक है, समर्पण करने को बोलते हैं यील्ड। ठीक है, उसी प्रकार अगर ब्रीफ की बात की जाए तो ब्रीफ का मीनिंग होता है संक्षिप्त। ठीक है, और एडवाइस का आप सभी लोग जानते ही हैं, सलाह होता है। ठीक है, सलाह मशवरा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जिसमें आपको एक एंटोनियम चूज़ करना है। ठीक है, विलोम शब्द जो होते हैं यानी कि एंटोनियम, तो आपको एरोगेंट वर्ड के लिए यहाँ पर एंटोनियम को चूज़ करना है। तो सबसे पहले बात आती है एरोगेंट की। तो ठीक है, तो एरोगेंट जो वर्ड होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है विनम्र। ठीक है, जो विनम्र स्वभाव के लिए होते हैं उनको बोलते हैं एरोगेंट। तो उसी प्रकार ठीक इसका ऑपोजिट होता है हम्बल। ठीक है, तो हम्बल का मीनिंग होता है नम्र। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, हम्बल। ठीक है, और नेचुरल की अगर बात की जाए तो नेचुरल का हिंदी मीनिंग होता है प्राकृतिक। ठीक है, जो प्राकृतिक हो उसको बोलते हैं नेचुरल। ठीक है, और ग्रेसफुल जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है सुहावना। कोई चीज़ जो सुहावनी हो उसके लिए हम अक्सर यूज़ में लेते हैं ग्रेसफुल को। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। आपके एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम के अंदर ये आ चुका है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से भी आप लोग इसको ले सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन बनता है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, आप लोग खुद जो है पहले कोशिश किया कीजिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आंसर देखिए कि इसका आंसर होता क्या है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी, साथ ही साथ जो है आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। ठीक है भाई, आप लोगों का टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो है खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप लोगों से नहीं बनता है क्वेश्चन तब आप जो है क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज किया कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश किया कीजिए, तब जाके आप जो है वापस इसका आंसर चेक कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा यानी कि इन ए कोड लैंग्वेज जयपुर शब्द को लिखा जाता है IR, IR और IR से। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में भोपाल शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें बोला गया था कि एक वर्ड दिया गया है हमें जयपुर। ठीक है, अब देखिए जयपुर वर्ड को लिखा जाता है IR, IR और IR से। ठीक है, तो आपको बताना है कि भोपाल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जयपुर को IR से किस प्रकार से लिखा गया है। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर जो है सेकंड शिफ्टिंग केस चल रहा है, यानी कि दो वर्ड्स को छोड़ा गया है, उसके बाद में I को लिया गया है, फिर उसी प्रकार दो वर्ड को छोड़ा गया है, फिर उसको R को लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे IR,
IR और IR से लिखा गया है, क्योंकि जयपुर में छः वर्ड हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं। ठीक है, तो IR से लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग केस चल रहा है। तो उसी प्रकार से भोपाल वर्ड को लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ भोपाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सेकंड शिफ्टिंग केस अप्लाई होगा, तो यहाँ पे B और H को मैं छोड़ दूंगा और उसके बाद में लिखूंगा O। ठीक है, फिर P और A को छोड़ देंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा L, यानी कि OL और OL से लिखा जाएगा भोपाल को। ठीक है, तो अब आपको ये चेक करना है कि ये OL और OL जो है आपको ऑप्शन में कहाँ दे रखा है। तो ये भाई आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर B में। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, OL और OL। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पर भाई सेकंड शिफ्टिंग केस अप्लाई हुआ है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर एक सीरीज़ का क्वेश्चन दिया गया है और आपको जो है यहाँ पर इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन मार्क किसके साथ ऑप्शंस में से रिप्लेस करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सीरीज़ क्या दे रखी है, तो सीरीज़ आपको दी गई है 5, 11, 23, 47 और 95। तो भाई ये जो है बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो 5, 11, 23, 47, 95 और उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पे आएगा क्या। तो देखिए 5 से 11 तक जब सीरीज़ जा रही है तो यहाँ पे जा कैसे रही है, अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे 5 को 2 से इंटू करूँ तो आता है 10। ठीक है, साथ ही उसमें +1 ऐड कर दूँ तो मुझे मिलता है 11। ठीक है, ठीक यही चीज़ मैं अगर 11 के साथ में करूं तो देखिए दोस्तों 11 को अगर मैं 2 से इंटू करूंगा तो मुझे मिलेगा 22। फिर मैं उसमें +1 ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 23। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 23 के साथ में करूँगा तो 23 के साथ में अगर मैं 2 से इंटू करूँगा तो 46 हो जाएगा, +1 ऐड करूँगा तो 47 हो जाएगा। ठीक है, और 47 को अगर मैं 2 से इंटू करूँगा तो 94 होगा और +1 ऐड करूँगा तो 95 हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वो हम 95 के साथ में करेंगे। तो 95 को जब मैं 2 से इंटू करूँगा और उसमें +1 ऐड कर दूँगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई 95 को मैं जब 2 से इंटू करूँगा तो मुझे मिलेगा 190। ठीक है, उसके अंदर मेरे को 1 ऐड करना है तो मेरा आंसर हो जाएगा 191। ठीक है, तो 191 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई 191 जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 191। ठीक है, ये किस प्रकार हुआ है, तो भाई आप लोग जो है इनके साथ में इंटू 2 +1 का रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, ये यहाँ पे सीरीज़ इस तरीके से आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है एनालॉजी का क्वेश्चन एक, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि ऑस्ट्रेलिया का संबंध कंगारू से हो तो स्पेन का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। तो भाई एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे जो एनालॉजी के क्वेश्चन बनते हैं ये कहीं से भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है जिससे कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए नेशनल सिंबल को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है उसका नेशनल सिंबल है कंगारू। ठीक है, उसी प्रकार स्पेन का जो नेशनल सिंबल है वो है ईगल, यानी कि चील। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईगल। ठीक है, तो स्पेन का नेशनल सिंबल होगा ईगल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको साइंस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेज़र बीम सदा होती है। ठीक है, तो लेज़र बीम क्या होती है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समानांतर बीम या फिर शुरू में समानांतर और बाद में अपसारी। तो देखिए लेज़र बीम की जो प्रवृत्ति होती है वो सदा ही अपसारी होती है। ठीक है, क्या होती है, अपसारी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी बीम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका क्या कारण है। ठीक है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भाई अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जब विद्युत को फिटिंग किया जाता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करवाई जाती है तो एक तार जो होता है उसको भू संपर्कित किया जाता है, ठीक है, यानी कि उसको अर्थ में दिया जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो भाई इसका कारण ये होता है कि अगर अक्सर घर में क्या होता है कि देखने को मिलता है कि कभी कभी छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ठीक है, तो जिससे कि वो जो करंट बहता है ना तो वो हमेशा धरती में चला जाए, ठीक है, यानी कि छोटे लघु पतन से बचने के लिए अक्सर हमारे घरों में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि घर में लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, ठीक है। तो इस कारण से विद्युत फिटिंग के दौरान एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। इसके अलावा अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी एक परिपथ पर बिंदुओं पर मिलने वाली धाराओं का जो योग होता है, बीजीय योग, जो बीजीय योग होता है वो सदैव ही शून्य होता है, ठीक है, यानी कि नील। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन के द्वारा, हाइगेंसबर्ग के द्वारा, प्लांक के द्वारा या फिर फैराडे के द्वारा, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो दिया गया था हाइगेनबर्ग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय हाइगेनबर्ग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों साथ ही में जो है आप लोग चेक करते रहिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, ठीक है। प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करने वाला सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करने वाला जो सिद्धांत है वो है आपका व्यतिकरण का सिद्धांत, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जिसमें आपको यहाँ पे एक रीजनिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि बी सी का संबंध जो है वो डी आई के साथ में हो तो डी ई का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लॉजिक इसमें लग रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई बी और सी का संबंध जो है ये आपका डी और आई के साथ में है। तो अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि बी सी का संबंध जो है वो डी आई के साथ में है किस प्रकार, ठीक है। तो देखिए ये जो बी है ये आता है अल्फ़ाबेट में 2 नंबर पे और ये जो डी है ये आता है अल्फ़ाबेट में 4 नंबर पे, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस बी को 2 से इंटू करूँ तो मुझे मिलता है 4 और 4 जो कि अल्फ़ाबेट का नंबर है डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डी, ठीक है। उसी प्रकार सी जिसका अल्फ़ाबेट में नंबर है 3 और इसको अगर मैं 3 से इंटू करूँ तो मुझे मिलता है 9 और 9 जो है वो अल्फ़ाबेट में नंबर है आई का, तो यहाँ पर आई लिखा गया है, ठीक है। यानी कि आपको ये पैटर्न पता चल चुका है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जो भी अल्फ़ाबेट जितने नंबर पे आता है उसको उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर जो नंबर मिलता है उस नंबर के अल्फ़ाबेट को आगे लिखा जाता है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार हम डी और ई के साथ में करेंगे जिससे कि हमें हमारा अगला वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है डी और ई। तो अब देखिए भाई डी जो है वो अल्फ़ाबेट में आपके आता है 4 नंबर पे, ठीक है। तो मैं इसको 4 से ही इंटू करूँगा तो मुझे मिलेगा 16, ठीक है। अब देखिए 16 जो कि नंबर होता है पी का, ठीक है। अल्फ़ाबेट में 16 जो कि नंबर होता है पी का, ठीक है। उसी प्रकार ई जो कि अल्फ़ाबेट में 5 नंबर पे आता है और इसको अगर मैं 5 से ही इंटू करूँगा तो मुझे मिलेगा 25,
तो 25 बाई अल्फ़ाबेट का नंबर होता है y का, तो यहाँ पर आ जाएगा y। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो होगा PY। ठीक है, तो PY भाई आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो उस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी PY। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है मैथमेटिक्स का, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि एक पंखे का अंकित मूल्य, ठीक है, मार्क प्राइस की बात हो रही है, ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज़ 800 रुपीज़। तो यदि एक पंखे का अंकित मूल्य 800 है तथा यह 10 और 5% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, ठीक है, और ये जो मूल्य है, अब देखिए ये 10 और 5% के क्रमिक बट्टे के ऊपर उपलब्ध है, तो कोई ग्राहक इसे कितने रुपए में खरीदेगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, समझ लीजिए कि भाई कोई एक पंखा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मार्क प्राइस 800 रुपये। ठीक है, और यह जो मूल्य है ये 10% और 5% के क्रमिक बट्टे के ऊपर उपलब्ध है, तो कोई ग्राहक जो होगा वो इसको कितने रुपए में खरीदेगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको इस टाइप की कंडीशन देखने को मिले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप एक सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई दूसरा लॉजिक लगता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस एम। ठीक है, 100 माइनस एम अपॉन 100 और इनटू 100 माइनस एन अपॉन 100। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आप अप्लाई जब करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क प्राइस देखिए कितनी दे रखी है, तो मार्क प्राइस दोस्तों हमें यहाँ पर दे रखी है 800। ठीक है, इनटू करूँगा 100 माइनस एम की बात हुई है, तो एम हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है सबसे पहले, तो 10। ठीक है, तो ये आ गया 10 इनटू 100 माइनस एन की वैल्यू हमें दे रखी है 5। ठीक है, और बट्टे में यहाँ पर इन दोनों के 100 है। ठीक है, जब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर चलिए हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए 800 इंटू 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 10 गया तो 90 बचा और बट्टा में 100। ठीक है, और इंटू था, फिर यहाँ पर देखिए 100 में से 5 जाएगा तो 95 हो गया। ठीक है, और बट्टे में 100। ठीक है, अब आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो चुकी है। जब आप लोग दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 684 रुपीज़। ठीक है, कितना मिलेगा, 684 रुपीज़। आप लोग इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 684 रुपये। ठीक है, हुआ क्या है, जब भी हमें क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले कि यहाँ पर आपको बोल दिया जाए कि प्रतिशत में जो है वो क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, ठीक है, वैल्यू जो है वो प्रतिशत की वो क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध हो, तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि रमेश और सुरेश ने किसी व्यापार में पूंजी को 9:11 के अनुपात में निवेश किया था। ठीक है, यानी कि रमेश और सुरेश ने जो है कोई बिजनेस शुरू किया था जिसमें उन्होंने जो पैसे थे उसको 9:11 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, यदि उसके द्वारा निवेश की गई पूंजी 3240 रुपये हो तो उसमें सुरेश का हिस्सा रमेश से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई सुरेश का हिस्सा जो है वो रमेश से कितना अधिक होगा यदि पूंजी जो है वो 3240 हो। ठीक है, चलिए इसको देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई हमें इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, जब भी आपसे बोला जाए कि कोई दो इंसान जो है वो अपनी धनराशि निवेश करते हैं, ठीक है, और एक का हिस्सा जब आपसे पूछ लिया जाए कि उसका अंतर कितना होगा या इनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पर एक हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है एम और एम एंड एन का अंतर। ठीक है, यानी कि एम और एन का अंतर, यानी कि ये जो अनुपात का अंतर होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और बट्टे में एम प्लस एन, और
इधर गुणे में हम करते हैं पी, यानी कि कितना इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया था कि 3,240 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा एम और एन का अंतर। ठीक है, तो एम और एन का अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 9। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 11। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था m और n का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर m और n का अंतर हो गया 11 माइनस 9, और फिर मैंने बोला था m प्लस n। ठीक है, तो 9 प्लस 11 हो गया। ठीक है, और इनटू में यहाँ पे आ जाएगा 3,240। ठीक है, तो 3,240 यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से होगा ये, तो ये हो जाएगा 2/20 इंटू 3,240। अब आप इसको जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आ गया 324। ठीक है, तो 324 जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 324। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है फॉर्मूला आपको याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये देखने में थोड़े हार्ड लगते हैं। ठीक है, आप लोग जो है अर्थमेटिक में समझते हो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके कि क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन वो सिर्फ जस्ट एज ए फॉर्मूले पर डिपेंड होता है, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, एग्जाम में आपको 3-3, 4-4 मिनट नहीं मिलते हैं कि आप भाई एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 4 मिनट लगाओ। ठीक है, तो आपको जो है जस्ट फॉर्मूला तो थोड़ा बहुत याद रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए कि आपको बोला जाए कि किसी के दो इंसानों के बीच के आपको अंतर निकालना है, ठीक है, वैल्यू का अंतर, या फिर उनके बिजनेस में बीच का अंतर निकालना है, तो आप लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला सीधा सा अप्लाई कर सकते हो, m इंटू एन का अंतर अपॉन m प्लस एन इंटू पी। ठीक है, और ये एम एन क्या है, तो एम एन यहाँ पे भाई आप वहाँ से ये समझ सकते हो इन दोनों के जो अनुपात था, ठीक है, निवेश का, वही है। ठीक है, और ये जो पी होता है वो आपका प्राइस है, यानी कि 3,240 जो था ये आपका हो गया। ठीक है, और अब जब भी आपको इस जिसका अंतर निकालना होता है आप लोग इसका इजीली अंतर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वहां पर पहुंच जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा, आपके इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे आपको बोला गया कि एक आदमी है जो कि अपनी वास्तविक चाल, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल स्पीड के 3/5 चाल से चल करके 40 मिनट देरी से अपने ऑफिस पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए वास्तविक चाल आपको एक तरीके से ज्ञात करनी है कि अगर वो वही वास्तविक चाल से चले तो वो कितने समय में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसकी रियल या फिर ओरिजिनल टाइम स्पीड जो है वो कितनी है। ठीक है, यही आपको बताना है। तो जब भी आपको इस टाइप का कंडीशनल क्वेश्चन देखने को मिले, तो लास्ट टाइम एक तरीका मैंने आपको बता दिया था और आज जो है मैं आपको फॉर्मूला वाला तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूले से आप जो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जब भी आपको ओरिजिनल टाइम निकालना हो और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इस टाइप की कंडीशन दे रखी हो कि भाई एक आदमी जो कि अपनी वास्तविक चाल से इतना कम चले और इतने देरी से पहुँचे, तो इस टाइप की अगर कंडीशन दे रखी हो तो हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो होता है m अपॉन m और n में अंतर, m और n में अंतर इंटू t। ठीक है, ये टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो m अपॉन मैंने बोला तो m की वैल्यू हो गई यहाँ पे मेरी 3। ठीक है, अपॉन मैंने बोला आपको m इंटू एन का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए इंटू में मैंने बोला टाइम, टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है 40 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये जब आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व करूँगा मैं इसको, तो ये आ जाएगा 3/2 गुणे 40। ठीक है, तो ये 40 जो है यहाँ से 20 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये जो 60 है भाई ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने समय में वहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 मिनट। ठीक है,
तो 60 मिनट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि एक आदमी है जो कि अपनी ओरिजिनल चाल से 3/5 चाल कम चल करके 40 मिनट देरी से अपने ऑफिस पहुंचता है। ठीक है, तो उसकी वास्तविक चाल से अगर वो चले तो कितने समय में ऑफिस पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि भाई वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो उसको जो है रियल टाइम कितना लगेगा, यानी कि वास्तविक समय कितना लगेगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले कि वास्तविक समय आपसे पूछा जाए तो इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, m और n का अंतर इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे m हो गया हमारा 3 और इंटू अपॉन में आ गया हमारा दोनों का अंतर और इंटू आ गया टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सॉल्व करने से आंसर आ गया 60। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक बस जयपुर से दिल्ली 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। कोई एक बस है जो कि जयपुर से दिल्ली जाती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और उसी रास्ते से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। मतलब सेम रूट से वापस आती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जा कितने रही किलोमीटर की थी, 75 किलोमीटर से जा रही थी और आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि वह वापसी की यात्रा में 40 मिनट अधिक लेती है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब स्लो चलेगी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जयपुर से दिल्ली तक की दूरी जो है वो कितनी है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो और काफ़ी लोग जो है इसमें कंफ्यूज भी होते थे और कमेंट में भी मुझे देखने को मिला था कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई आपको यहाँ पर दो दूरी दे रखी है, आपको दो दूरियाँ दे रखी है। ठीक है, दो दूरी नहीं, सॉरी, आपको यहाँ पर चालों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, यानी कि आपको पहले बोला जा रहा है कि बस जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और फिर वापस आने के टाइम में वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि दूरी जब भी आपको निकालनी हो, ठीक है, दूरी के लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो आपका होता है चालों का गुणनफल। यानी कि जो चाल है बस की या फिर ट्रेन की या फिर आपको जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा हो उसकी जो चाल होती है उनका गुणनफल, यानी कि ये हो जाएगा 75 इंटू 60, क्योंकि दो चाल आपको यहाँ पर दे रखी है, क्योंकि पहले 75 से जाती है फिर 60 किलोमीटर की चाल से आती है। ठीक है, और अब नीचे आ जाएगा बट्टा में चालों का अंतर। ठीक है, तो 75 माइनस 60 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, इंटू में क्या आता है आपका, इंटू में आता है आपका टाइम। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 40। अब देखिए 40 मिनट बोला हुआ है। ठीक है, तो ये 40 जो मिनट है इसको मैं घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बट्टे में लिख लूँगा 60। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए भाई जब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 75 इंटू 60 अपॉन 15 हो जाएगा ये। ठीक है, इंटू हो जाएगा 40 अपॉन 60। ठीक है, तो ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी ये 15 से 3 बार में कट जाएगा, सॉरी, और ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर आपका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर। ठीक है, हमने क्या किया, एक सिंपल फॉर्मूला लगाया, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई कि हमें ये पूछा गया था कि सबसे पहले जब भी कोई एक बस जो है वो जयपुर से दिल्ली जाती है तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और सेम उसी रूट से जब वापस आती है तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लेगी। ठीक है, तो वो 40 मिनट अधिक लेती है। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया कि जयपुर से जो दिल्ली तक का दूरी है वो कितनी है। ठीक है, तो ऐसी दूरी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चाल का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। ठीक है, तो हमें दे रखा था कि 75 से जाती है और 60 से आती है, तो 75 इंटू 60 अपॉन 75 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 40 आ गया। ठीक है, अब काफ़ी लोग ये पूछ सकते हैं कि ये 60 कहाँ से आया, तो 60 भाई यहाँ से आया कि ये जो 40 है ये आपको मिनट में दे रखा है, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 60 लिखा है। ठीक है, फिर तो इजीली सॉल्व हो ही जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी 200 किलोमीटर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें होती है। ठीक है, तो प्रकाश में ध्रुवण की जो घटना होती है उससे सिद्ध होता है कि जो प्रकाश की तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती है। ठीक है, किस प्रकार की? अनुप्रस्थ तरंगें, ट्रांसवेव वेव्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों से ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि का वेग जो होता है इन दोनों के अनुपात को कहा जाता है मैक नंबर। ठीक है, क्या कहा जाता है? मैक संख्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक नंबर। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेवी एसएसआर के एग्जाम में भी शायद ये आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है। यानी कि साउंड में ऐसा कौन सा कैरेक्टर होता है या फिर लक्षण होता है जिसके कारण ध्वनि मोटी और पतली सुनाई देती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के क्विज में भी करवाया था। और भाई अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हो तो वहाँ पर ऐड हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते रहता हूँ। ठीक है, और साथ ही जो है आप लोगों का फिक्स टाइम पे भी ये क्वेश्चन होने लगेगा। तो भाई आप लोग जो है अगर टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हो तो वहाँ पर ऐड जरूर से हो जाइएगा। ठीक है, तो ध्वनि का एक गुण होता है जिसको हम बोलते हैं पिच या फिर तारत्व, जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिच। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप जो है वो किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप में क्विज को अटेंड किया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप लोग जो है सीधा ऑप्शन कमेंट कर सकते हो कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ताप युग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है हमारा काफ़ी पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।